ठीक है। निकुल, मैं आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद शैलेश जी के पास जाऊंगी कि अब कांग्रेस क्या सोच रही है। क्या आप अभी भी एक जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है उसके साथ आप केजरीवाल को देखते हो? सही, जाहिर सी बात है कि केजरीवाल पर आप बहुत ज्यादा विश्वास तो इस समय नहीं कर सकते, भले ही वो विपक्षी एकजुटता में शामिल होने की वो कोशिश कर रहे हैं, या जैसा कि अनिल सिन्हा जी कह रहे थे कि वो विपक्ष होने का दिखावा कर रहे हैं। कितना भरोसा है आपको केजरीवाल पर? और अगर आपको ऑर्डिनेंस पर कोई स्टैंड लेने की बात आएगी तो क्या करेंगे आप? अब अभी मॉनसून सेशन आ रहा है पार्लियामेंट का, उसमें वो अध्यादेश लाया जाएगा, उसको कानून की तरह बनाया जाएगा, तो फिर क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस का? मैंने पहले भी कहा कि जब क्षेत्रीय प्रश्न होता है वो एक अलग चीज है, और जब पूरे देश का प्रश्न होता है वो एक अलग चीज है। जिस तरह 23 तारीख का अगर हम बात करें तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिस तरह शैलेश जी ने बात किया, डेफिनेटली सब लोगों को मिलके एक मुसद्दे पे आना पड़ेगा कि अगर ऐसे अध्यादेश दूसरे राज्यों में ना जाए तो सबसे पहला जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी को शासन में से निकालने का होगा। तो उसके लिए हमको कैसे चुनाव लड़ना है, आने वाले दिनों में हमारी रणनीति क्या होगी, तो ये जो सब चर्चा है उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या एक्चुअली है। फिर भी अगर केजरीवाल जी ये जिद लेके खड़े हैं तो उनसे हमने तो बोला है कि कोई भी अध्यादेश अगर देश के खिलाफ है, लोकतांत्रिक तो उसके खिलाफ है, तो हम लोग हमेशा खड़े हैं। अगर वो बिल लोकसभा में आता है तो उसमें चर्चा होगी, और चर्चा पे जो भी निर्णय होगा उस समय पे हम वोटिंग में अगर जाएगा तो हम हमारा जो भी निर्णय होगा वहां पे हम दिखाएंगे। लेकिन अब जब हम 23 तारीख की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी को जिद नहीं करनी चाहिए, और उनको इस विपक्षी एकता में एकजुट होके बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अगर हम आने वाले दिनों में लोकसभा में हम अगर भारतीय जनता पार्टी को हरा पाते हैं तो ये सब ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो आप कांग्रेस केजरीवाल के दबाव में किसी भी एंगल से नहीं आने वाली, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली नहीं। ठीक है। क्या कहेंगे शैलेश जी अंत में? जी देखिए, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि जो 23 तारीख को बैठक है ना, उसको आप सिर्फ ये मत सोचिए कि वो कोई चुनावी गठबंधन बन रहा है। एक साथ लोग मिलकर के बात करके एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कई सारे मुद्दे आएंगे जिसमें सब मिल जाएंगे। अगर वो किसानों का मामला होगा तो सब मिल जाएंगे, अगर वो लोकतंत्र का कोई मुद्दा होगा तो सब मिल जाएंगे, और वो अलग अलग भी रहेंगे। हो सकता है चुनाव में भी वो अलग अलग रहे। इसको मान कर चलना चाहिए। जो व्यक्ति इसको मान के नहीं, ये नहीं कह सकता कि वो किसी तरह की एकता चाह रहा है। बाकी एकता जो है वो बकवास हो जाएगी। आपको जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको मान के चलना पड़ेगा कि वो रहेंगी, और पार्टियां जब तक अपनी अपनी वास्तविक स्थिति तक नहीं आएगी। जो पार्टी ममता बनर्जी इतनी सीटों से जीती है, वो क्यों कांग्रेस के लिए और सीपीएम के लिए छोड़ दे? कोई लॉजिक ही नहीं लगता है, कोई तर्क नहीं बताता है। क्यों कांग्रेस सीपीएम के लिए छोड़ दे केरल? कोई तर्क ही नहीं लगता है। लेकिन क्या दोनों लोग कुछ और मुद्दे पर लड़ सकते हैं? तो एक बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी से अगर सब लोग परेशान हैं, बीजेपी को अगर सब लोगों को खतरा लग रहा है, तो उस पर एक आज जगह है। अब बीजेपी के विरोध का एक हिस्सा चुनाव के दौरान होगा, उसमें अलग भी हो सकते हैं कई लोग, और एक उसके अलावा बहुत सारे हिस्से होंगे जो अभी से लेकर के 1 साल तक कानून बनाए जाएंगे, जो बहुत सारे फैसले सरकार करेगी जिनका असर आम जनता पर पड़ेगा, तो वो सारे हिस्से भी आएंगे। तो अगर ये एकता कहीं से भी शुरुआत होती है तो वो एक अच्छी बात है। और कोई आदमी ये कहता है कि मेरी शर्त मानो तब मैं जाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि वो शुरू से ही अलग है। अगर वो वहां जाकर इस मुद्दे को उठाता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो अपनी बात उठाएंगे, उस पर लोग हो सकता है बातचीत करें, हो सकता है सहमति दें, असहमति दें, जो भी होगा होगा। लेकिन पहले से कोई शर्त जो है वो नहीं रखना चाहिए, इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला।